नमस्कार प्यारे बच्चों, वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है चिट्ठी का सफर ऑफ क्लास 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड द बुक नेम इज रिमझिम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी समरी कर लेते हैं चिट्ठी का सफर उसकी। तो पत्र का सही पते और समय पर पहुंचना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है और पता पूरा और ठीक से लिखा गया है या नहीं। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो पत्र सही पते और सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। गांधी जी को भेजे गए इस पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। इस पते में इमारत या संस्थान किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दूसरे पत्र में इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है और पते में सबसे भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का अर्थ है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे का नाम, शहर के किस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इससे पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा या पंजाब का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करता है कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। डाक छानने वाले कर्मचारियों के पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है, जिससे पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जहां संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। जब पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचने का काम होता था, राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। इन हरकारों को न केवल इस तरह की जगह पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की भी रक्षा करनी होती थी। उन्हें डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की लपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर भी निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने के लिए हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि अनेक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। ओडिशा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का प्रयोग राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों का संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है और उन पर खास खर्च भी नहीं होता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता था, ताकि बाज के हमले जैसे अनहोनी होने पर भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। एक ऐसा ही कबूतर विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाने का काम करता था।
इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। इस किताब का नाम और हीरो का नाम एक ही है, ग्रे नेक। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर जैसी प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये सभी संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरबाज या हुमर यह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो ये आपकी थी समरी। तो अब हम आगे चैप्टर का स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें है, अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो देखो, ये क्यों डाक टिकट वगैरह लगाया जाता है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने का असर पड़ता है। इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह पर लिखो। तो देखो, ये है आपके, ये दो आपके लेटर्स हैं जिसके अंदर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, और दूसरा है जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी डिटेल दी गई है। यहाँ स्टैम्प भी लगी हुई है, सब कुछ है इसमें, पूरा डिटेल में दिया गया है। तो आप ये बताइए, सबसे पहले कौन सी लेटर वहां पहुंचेगी। तो आई थिंक यही लेटर सबसे पहले पहुंचेगी। उसका रीजन ये है कि महात्मा गांधी ठीक है, एक पॉपुलर पर्सन है, लेकिन हर कोई फिर भी उनको, शायद कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो उनको नहीं जानते होंगे, तो मे बी ये लेटर उन तक नहीं पहुंचे, मे बी ये लेटर पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो जाए। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या स्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, फिर कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जो उसके बाद जो लास्ट में जो लिखा हुआ होता है ना, उसको हम पिन कोड बोलते हैं। जैसे 110015857564 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो उसको कहते हैं हम पिन कोड। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो उसके अंदर सबको अलग अलग, हर शहर को, हर गांव को, हर कस्बे को एक एक पिन कोड दिया गया है। तो यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। देखो, ये भी है कि हर जगह पर कोई सेम, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे दिल्ली है या पंजाब है या चंडीगढ़ है या कोई भी जगह है, शिमला है, मसूरी है, कि किसी भी तरह की कोई भी प्लेस है, दार्जिलिंग है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं की वहीं है, जो पॉपुलर है, जो लोग जानते हैं। मे भी कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो किसी छोटे छोटे गांवों के नाम भी उन्हीं के नामों पे लिखे गए हों।
तो उनको कैसे पता चलेगा? जो लेटर पहुंचा रहे हैं वो कहेंगे कि मे बी ये बड़ा शहर है, लेकिन आपने जो लिखा है लेटर वो एक छोटे गांव के अंदर किसी पर्सन का लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जहां लेटर पहुंचनी चाहिए एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए पिन कोड दिया जाता है। अगर पिन कोड दिया जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि ये कौन से गांव की, कौन से शहर की बात की गई है। पते के बाद पिन कोड लिखने का गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छानने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो ये है, ये आगे ये जो सब आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 53 में, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? बॉक्स में लिखा है पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। देखो इतना बड़ा हम वर्ड नहीं यूज कर सकते। किसी को भी बोलना है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे, हम उसको शॉर्ट फॉर्म करके पोस्टल का पी ले लिया, इंडेक्स का आई ले लिया, नंबर का एन ले लिया, तो वर्ड बन गया आपका पिन। पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। तो इसमें बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है कि एग्जैक्टली जो पिन कोड होता है वो उसका क्या क्या यूज है, कौन सा नंबर किसके ऊपर बेस्ड होता है। हर अंक का स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी, ये देखो इसके अंदर एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल दिया गया है। उसका अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करता है कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है इस इलाके का पिन कोड पता करो। आप अपने स्कूल में पता करो कि आपका पिन कोड क्या है, स्कूल का, इवन घर का, आपके फ्रेंड्स का, किसी का भी आप पूछ सकते हो कि आपका पिन कोड क्या है। अपने घर के अलावा के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। अराउंड आपके आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं उनका भी पिन कोड पता करो। तो पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। तो आप, अगर आपको कोई और नहीं बता रहा है तो आप अपने डाकघर में जाइए, आप वहां जाके पूछ सकते हो कि यहाँ का पिन कोड क्या है। तो किसी भी प्लेस का नाम आप बता सकते हो कि यहाँ का पिन कोड क्या है, वो बता देंगे आपको। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। आजकल तो लेटर बॉक्स हर जगह पर नहीं होते, तो आप डायरेक्ट वहां पे डाकघर में जा सकते हो और वहां जाकर पिन कोड आप पता कर सकते हो। प्रमुख जगहों या शहरों में के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो आप ये सब आप पता कर सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, पेज नंबर 54 पे भी एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं हम। उसमें है टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। तो ये जो स्टैम्प्स कलेक्शन लोग बहुत ज्यादा कलेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान का क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। आप इसको आंसर यहाँ पर राइट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। बहुत पुराने समय में कबूतरों, अब देखो पहले के टाइम में कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो, ऐसे समय में डाक पहुंचने का काम करते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे,
बात हो रही है इन उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। देखो पहले के टाइम में हरकारे हुआ करते थे जिसके थ्रू लोग अपनी चिट्ठियां पहुंचाते थे। और जो राजा महाराजा होते थे ना उनके पास तो घुड़सवार हुआ करते थे और घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, वो उनके थ्रू ही पहुंचा देते थे अपनी लेटर्स या अपना संदेश। उनको संदेश बोला जाता था तो वो पहुंचा देते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरे मतलब रास्ते में सिर्फ उनको ये नहीं होता था कि उनको लेटर पहुंचानी है, इसके अलावा उनके जो आसपास कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी उनको आ जाती थी, तो वो अकेले नहीं जाते थे, तो कुछ लोग साथ में होते थे ताकि वो इन सब चीज़ों का सामना कर सकें। जैसे कि कोई जंगली जानवर आ गया या फिर कोई डाकू लुटेरे आ गए, तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी उनको। तो चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आज के टाइम में भी हरकारे यूज होते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम पदम एक प्लेस का नाम है। पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों को तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकते हैं। कबूतरों की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकते। देखो बहुत सारे तरह के कबूतर होते हैं। कहीं आप किसी कबूतर को पकड़ लो, किसी पिजन को पकड़ लो और उसके पैर के नीचे आप धागा बांध के आप बोलो कि मेरा लेटर पहुंचा, तो ऐसा नहीं होता है। आप हर तरह के कबूतर को, हर तरह के पिजन को आप पकड़ के आप नहीं पहुंचा सकते हो लेटर। तो कुछ ऐसे उसकी प्रजातियां होती हैं तो जिसके जो कि जिनको हम ट्रेंड करते हैं और उसके बाद वो हजारों मील तय करते हैं और फिर उसको सही जगह पर उनका लेटर पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। देखो इसके अंदर उन्होंने दो प्रजातियां भी लिखी हुई हैं, कौन कौन से कबूतर ऐसे होते हैं जो कि संदेश भेज सकते हैं। वो होते हैं हुमर और गिरबाज। तो ये दोनों प्रजातियां हैं जो संदेश पहुंचा सकती हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो अब आप उनके बारे में पता करो, देखो उसके बारे में। अब आगे है ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर पेज नंबर 55 पे आपका कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। आप ये देखो, उड़ीसा पुलिस, एक पुलिस भी एक कबूतरों को इकट्ठा करती हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और उनके थ्रू मैसेजेस पहुंचाने का काम भी लेती हैं। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। और आगे लिखा है, इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। देखो ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो पता होना चाहिए कि देखो उड़ीसा पुलिस भी ये सब काम कर रही है। हम लोग एक नॉर्मल पर्सन तो अब तो नहीं करते हैं, अब तो हम लोग
इवन आजकल काफ़ी सारे ऐसे आ चुके हैं मैसेजेस देने के लिए, जैसे कि फ़ोन है, टेलीग्राम्स हैं। टेलीग्राम्स भी आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं। फ़ोन है, एसएमएस है, फ़ोन तो सबसे बड़ी चीज़ है। ईमेल्स हैं, आप ये सब भी कर सकते हो। आजकल तो मेल्स भी कम ही यूज़ होती हैं, तो मेनली तो यही आपके फ़ोन ही यूज़ होता है। तो आगे लिखा है, यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता था, ताकि दो कबूतरों को भेजा जाता था ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति पर भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक कबूतर ऐसा था जो कि एक से दूसरे को मैसेजेस पहुंचाता था, संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट का पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता। उन्होंने साथ में एड्रेस भी दिया हुआ है कि आप ये काम करो। तो साथ में एड्रेस भी उन्होंने दे दिया। तो इस चैप्टर में आप ये सब पढ़ चुके हो, अब आपका एंड होता है चैप्टर का। अब आपके आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और संदेश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो आप इसमें लिखोगे कि गांधी जी बहुत ही ज्यादा मशहूर व्यक्ति थे, क्योंकि सबसे पहले पेज नंबर जो आपका पहला था, पेज नंबर 52 में आपके दो लेटर्स आपकी दे रखी हैं, जिसके अंदर एक लेटर थी महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, और दूसरा लेटर है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका एड्रेस, नाम, सब कुछ दिया गया है। तो इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो आप इसका आंसर राइट कर सकते हो कि गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उनका सिर्फ नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तो हाँ, इसके अंदर हाँ आप आंसर लिख सकते हो। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं। नाम न होने से समस्याएं जो आ सकती हैं वो है कि यह पत्र किसका है, यह पता नहीं चलेगा कि ये पत्र एग्जैक्टली है किसका। तो ये इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। पैदल हरकारों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जो पैदल हरकारे होते थे ना, उनको बहुत सारी परेशानियां होती थी। जैसे कि कभी गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, कभी वो थक जाते थे, कभी जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, कभी चोर डाकुओं का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने उनको फेस करनी ही पड़ती थी। अब आगे लिखा है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। तो उन्होंने पूछा है कि किस क्रम में ये आप जानकारी लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तो यहाँ पर आपको ये राइट करना है कि किस तरह की, कि कैसे कैसे उसको सीक्वेंस उसकी देनी है। तो आप सबसे पहले आप घर का नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद आप गली का नाम दोगे, पहले घर का नंबर दोगे कि आपके घर का क्या नंबर है। पहले आप सबसे पहले तो आप नेम राइट करोगे, फाइन। तो इसमें नेम के तो कोई कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो आप सीधा इसमें एड्रेस से ही लिखोगे। तो घर का नंबर, फिर गली का नंबर, गली का नाम, फिर शहर का नाम, फिर उसके बाद राज्य का नाम, और लास्ट में आपका पिन कोड। अगर आप पिन कोड नहीं लिखोगे तो मे बी आपका कहीं और ही पहुंच जाए आपका लेटर। तो आगे है, अपने घर का कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। अब आपको कोई इस तरह का कोई लेटर ढूंढना है, आप अपनी मम्मा से पूछो अगर कोई लेटर पड़ा है, नहीं तो आपकी मम्मा आपकी हेल्प कर देगी, कोई लेटर अपनी आप ही वो लिख देंगे।
तो आप उसमें उसका इसकी डिटेल्स आपको लिखनी है, जैसे ये पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाक खाने में किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स लिखनी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करो। देखो आपको डाकघर अब आपको जाना पड़ेगा, तो आपको मूल्य उसका पता करना है। तो इसमें जो पोस्ट कार्ड आता है वो आता है, थोड़ा आइडिया देती हूँ, वो आता है ₹1, ₹1.5 का आता है, 1.50 आप लिख सकते हो। देन अंतर्देशीय पत्र जो जो इंटरनेशनल लेटर होता है उसको उसका जो अमाउंट होता है वो ₹1 आता है, ₹1 का आता है। और लिफाफा जो मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली ₹2 का मिलता है, ₹2 का मिलता है। आगे लिखा है डाक टिकट इकट्ठा करो, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। ₹1 से लेकर ₹10 तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। तो आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हो, वहां पर जाके आप 1 से लेके ₹10 तक के सारे स्टैम्प्स इकट्ठे कर सकते हो। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो कि ये वाली जो टिकट है ये यहाँ की है, इसका नंबर ये इतने रुपीस की है। तो आप इस तरह से डिस्कशन कर सकते हो। तो आगे है, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो आप ये पढ़ो और इनका आप कर सकते हो। आगे लिखा है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो ये भी आपको स्वयं ही करना है। तो दिस एंड्स विद योर चैप्टर। तो अब आप इसके प्रश्न उत्तर आप लर्न कीजिए और अच्छे से लर्न करके आप अपनी मम्मा को सुनाइए, अपनी मैम को सुनाइए और अपना इम्प्रेशन क्रिएट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।